हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी के बारे में। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ, किस तरह से उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ थी, क्या क्या उनके अंदर मतलब सारा सीन था। वो हमने आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस किया क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ही इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी जो 4.2 है, ये यहाँ तक जितनी भी हम ये डिस्कस करेंगे। फिर सेल थ्योरी से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सेल वगैरह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री इसकी स्टार्ट करें कि किस तरह से हमारे पास सेल थ्योरी की डेवलपमेंट हुई, क्या है उसकी हिस्ट्री। तो एंशियंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव अटेम्प्ट्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो हमारे पास जो ग्रीक लोग होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, जो पुराने ग्रीक लोग थे, जो सबसे पहले वो थे जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, कुछ काम किया। किस लिए काम किया? जो नेचुरल वर्ल्ड है हमारी, जो सिंपली हमारी जो दुनिया है, ठीक है, उसका जितना भी डेटा है उसको ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब कि उसको एक पैटर्न के अंदर रखा कि ये चीज़ भाई इस तरीके से। तो एक बहुत वाज़ेहा, एक बहुत डिटेल्ड इन्होंने क्या किया था, डेटा को ऑर्गेनाइज़ किया था। सो एरिस्टॉटल हमारे पास एक साइंसदान थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और इन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेड एन ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जर्वेशन टू सपोर्ट द डेटा। इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा था हमारे पास, उसकी सपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक आइडिया दिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सम हाउ रिलेटेड। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, एक आइडिया दिया, और उस आइडिया के अंदर उन्होंने बोला कि जितने भी सारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ये किसी न किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी, एरिस्टॉटल की ऑब्जर्वेशन थी कि जितना भी डेटा इससे पहले ग्रीक लोगों ने कलेक्ट किया है, उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, समहाउ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू क्वेश्चंस लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जब ये ऑब्जर्वेशन एरिस्टॉटल ने कर दी, तो फिर क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या क्या ऐसा है कि कोई एक बेसिक चीज़ है जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, क्या ऐसा कोई यूनिट, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो इन सब के अंदर मौजूद है? तभी तो कुछ तो ऐसा होगा ना, तभी तो ये रिलेटेड है एक दूसरे से। बट बिफोर माइक्रोस्कोप वॉज फर्स्ट यूज इन 17th सेंचुरी, क्योंकि नो वन न्यू दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू अ शेयर फंडामेंटल यूनिट सेल। क्योंकि अभी माइक्रोस्कोप तब क्या हुआ था, 17th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर नहीं हुआ था, तो किसी को पता नहीं था कि जो कॉमन चीज़, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी हो, वो किसी भी फाइलम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी किंगडम से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई भी हो, अगर वो लिविंग बॉडी है तो उसके अंदर जो कॉमन चीज़ है वो सेल है, वो सबके अंदर मौजूद है। और ये कैसे पता चला था? माइक्रोस्कोप के से देखने की वजह से पता चला था। अब जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर ही नहीं हुआ, तो अभी इनको ये पता नहीं है कि एक कॉमन चीज़ है जो कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद है, और वो क्या है, हमारे पास सेल है। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो ये वन बाय वन हमारे पास आएगी। तो पहले 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट ह्यूक ने क्या किया, ये एक साइंसदान का नेम है, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया सेल को। कैसे डिस्कवर किया? हनी कॉम्ब जो होती है उसका स्ट्रक्चर उसने क्या किया, स्टडी कर रहा था ये बैठा हुआ इन अ कॉर्क स्लाइस यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, तो वो कंपाउंड वाला माइक्रोस्कोप इसने यूज़ किया, और इसने क्या किया, एक छोटा सा स्लाइस होता है ना, जैसे पतला सा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है कॉर्क का, वो उसने क्या किया, कट किया, और उसके ऊपर वो स्टडी कर रहा था। ये खुद एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, ठीक है ना, इसका नाम रॉबर्ट ह्यूक था। तो इसने देखा कि सेल वॉल एज दिस वॉज डेड टिश्यू, इसने देखा कि जो सेल वॉल है वो एक डेड टिश्यू है, और इसने जो है पहली दफ़ा जो टर्म है, ठीक है, वो जो सेल वर्ड है, ये इसने क्या किया, दिया।
फॉर दीज इंडिविजुअल कंपार्टमेंट्स ही सा, जो भी स्ट्रक्चर इसने देखा, ठीक है, उसने उसको नाम दे दिया सेल का। तो ही ओनली सॉ सेल वॉल्स एज दिस वॉज डेड टिश्यू, इसने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल को देखा था और सेल वॉल एक डेड टिश्यू था। तो इसने उसको क्या नाम दे दिया, जितनी भी चीज़ें उसने देखी उसको उसने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखकर उसने नाम दे दिया कि भाई ये सेल है। फिर उसके 5 साल बाद एंटोन वैन लीeuwenhoek ने क्या किया, ये एक डच के बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो पाउंड का जो पानी होता है ना, उसको माइक्रोस्कोप से उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। उसने देखा कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ लिविंग मटेरियल मौजूद है। फिर 1683 के अंदर जो मिनिएचर एनिमल्स होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने फिर क्या किया, काफ़ी सारी डिस्कवरीज करना शुरू कर दी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर जिनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखकर उन पर स्टडी की जा सके। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिश करवाई एक लेटर, ठीक है, कहाँ पर, इवेंचुअली पब्लिशिंग अ लेटर टू द रॉयल सोसाइटी, तो रॉयल वहाँ की कोई सोसाइटी होगी, उन्होंने उनके पास एक लेटर पब्लिश करवा के भेजा, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, डिटेल्ड ड्राइंग बनाई थी किस चीज़ की, जो भी उन्होंने देखा था, क्या देखा था उस पाउंड वाटर के अंदर, और वो जो मिनिएचर एनिमल्स थे उनके अंदर जो भी उसने देखा उसके ऊपर एक ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। सो अमंग दीज वाज द फर्स्ट प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, तो उसके अंदर वो जो ड्राइंग उसने बनाई थी वो थी किसकी, वो थी फर्स्ट जो प्रोटोजोआन्स होते हैं हमारे पास यूनिसेलुलर, और जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं उनकी, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या हो गए, डिस्कवर हो गए। फिर 1833 में द सेंटर ऑफ द सेल वॉज सीन, तो रॉबर्ट ब्राउन हमारे पास एक साइंसदान थे, इन्होंने क्या किया, ये भी इंग्लिश बोटैनिस्ट थे। बोटैनिस्ट बेसिकली वो होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट सेल के ऊपर इसने देखा कि एक न्यूक्लियस नामी कोई चीज़ है, और उसने मतलब सेल के सेंटर के अंदर देखा कि एक गोल कोई स्ट्रक्चर है, और वो जो है वो न्यूक्लियस, उसने उसको नाम दे दिया, जिसको अब भी न्यूक्लियस ही कहा जाता है। तो ये प्लांट सेल के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 के अंदर क्या किया, डिस्कवर किया कि सेल के सेंटर में कोई ना कोई गोल स्ट्रक्चर है, और उसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया। फिर 1839 के अंदर सेल थ्योरी दी गई, ठीक है। तो थियोडर शिवान हमारे पास जो कि जर्मन बोटैनिस्ट थे, इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो आपने देखा होगा अभी तक जितनी भी मोस्टली स्टडी हुई थी वो प्लांट्स पर ही ज़्यादा हुई थी। तो उन्होंने ये बोला कि जो शिवान थे उन्होंने बोला कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ प्लांट्स सेल से नहीं मिलकर बने हुए, एनिमल्स भी जो हैं वो सबके सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं। फिर 1839 के अंदर क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स पे ऊपर ये जो स्टडी करने की जो डिबेट चल रही थी, ये समहाउ कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए कि इनका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर अगर इनका देखा जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट है, वो डिबेट जो हुई वो थोड़ी ख़त्म हुई। सो ही ऑल्सो पुल टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज प्रीवियस स्टेटमेंट्स ऑन सेल ऑन टू वन थ्योरी। तो उन्होंने बोला कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी डेटा ऑर्गेनाइज किया है, तो उन्होंने एक उसको देखते हुए एक थ्योरी दे दी, और उसमें उन्होंने कहा कि सेल आर ऑर्गेनिजम्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म सेल हैं, सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो वो एक सेल पर मुबनी है या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुबनी है, मतलब कि या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने हुए हैं या एक से ज़्यादा सेल्स पर बने हुए हैं, लेकिन सारे सेल्स जो हैं मतलब जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल्स से ही मिलकर बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको भी हम ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उन सब के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो सेल है, ठीक है। फिर 1840 के अंदर वेयर डज जो हमारे पास एल्बर्ट वॉन रॉयलेकर हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया कि जो वेयर डज लाइफ कम फ्रॉम। अब इन्होंने देखा, इन्होंने सोचा कि ये ज़िंदगी आ कहाँ से रही है, ये ऑर्गेनिजम्स आ कहाँ से रहे। तो उन्होंने देखा, इन्होंने डिस्कवर किया कि स्पर्म एंड
एग्स आर ऑल्सो सेल्स। जो रिप्रोडक्टिव हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास बेसिकली मेथड हैं जिसके थ्रू लाइफ आ रही है। ये ही वो मेथड्स हैं और ये खुद भी क्या है, सेल से ही बने हुए हैं, ठीक है, जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, वो भी खुद सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। और ये हमारे पास वो मेथड हैं, ये हमारे पास वो ज़रिया है जिसके थ्रू न्यू वेराइटीज़ या फिर न्यू जनरेशन्स जो हैं या न्यू ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फिर 1845 के अंदर कार्ल हेनरिच ब्रान ने क्या किया, फिर से रिवाइव करना शुरू किया सेल थेरेपी ऊपर। और उन्होंने क्या किया, बोला कि सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के लिए सेल ज़रूरी है और जो जो लाइफ का वर्ड रखता होगा उसके पास सेल ज़रूर होगा। सेल तभी है क्योंकि उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। तो इसलिए बेसिक यूनिट उसने करार दे दिया कि रिवाइव करने के बाद उसने बोल दिया कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइफ का। फिर 1855 के अंदर क्या हुआ, थर्ड पार्ट बनाया गया सेल थ्योरी का और वो दिया रुडोल्फ विर्कू ने। ये एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे या फिजिशियन थे या पैथोलॉजिस्ट थे। बेसिकली ये वो होते हैं जो लैब्स के अंदर काम करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फंक्शंस देख रहे होते हैं बेसिकली ये सेल्स के। तो इन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी के अंदर तीसरा पॉइंट ऐड किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि सेल जो है वो कोई डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि दिस ट्रांसलेट्स मीन ऑल सेल डेवलप ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि एक सेल पहले मौजूद होता है, बाकी जितने भी आने वाले सेल्स होते हैं वो उसी में से बन रहे होते हैं। जैसे हमने माइटोसिस मियोसिस में देखा था, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स बन रहे होते हैं। तो इस तरह का इसने कोई कॉन्सेप्ट बनाया कि सेल कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि खुद ब खुद कहीं से पैदा हो जाता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक ना एक, उसमें से बाकी स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। ये हमें दिया था रुडोल्फ विर्कू ने, थर्ड पॉइंट। फिर 1862 के अंदर लुइस पैस्चर ने क्या किया, ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, केमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, जितना भी ये सारा सेल थ्योरी का आइडिया था इसको इसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करके दिखाया कि देखें ये जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो सेल है। सेल है तभी लाइफ है, लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स तभी हैं क्योंकि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या था, कुछ हमारे पास पॉइंट्स थे जिसके अंदर हमारे पास पूरी की पूरी हिस्ट्री बताई गई थी कि सेल थ्योरी किस तरह से डेवलप हुई, ठीक है। इसको अब आगे देख लेते हैं। तो रॉबर्ट ह्यूग एंड इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन अ कॉर्क स्लाइस यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है बहुत पुराना हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसके ऊपर इसने क्या किया था, इसके थ्रू उसने जो हमारे पास कॉर्क का जो स्लाइस था जो कि हनी बी की तरह जो शहद का जो छत्ता होता है ना, कैसा होता है, एक मतलब कि जाली नुमा जैसा वो होता है, वैसा दिखने वाला जो कॉर्क का जो स्लाइस था वो रख के इसके और नीचे यहाँ पे इसने रख के क्या किया था, स्टडी किया था सबसे पहले। तो ये आपको दिख रहा होगा कि जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको वो अपीयरेंस ऐसी दिखी थी, मतलब वो जो कॉर्क का जो स्लाइस था उसकी अपीयरेंस ऐसी थी जैसे कि जो मक्खी का छत्ता होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है, जाली नुमा बिल्कुल। तो ये इसने कैसे देखा, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी एंड सेल के बारे में। आई होप आप लोगों को जो हिस्ट्री है ये समझ आ गई होगी क्योंकि इसके अंदर थोड़े हार्ड पॉइंट्स हैं, थोड़े मुश्किल साइंसदानों के नेम्स हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि इसको एक बुक से रीड आउट दो, फिर आप इसको ओन वर्ड्स में लिख लो। छोटा लेक्चर इसलिए बना रही हूँ ये ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको, अच्छे से समझ सको, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करें, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को देखने का वो भी एंड तक बहुत बहुत शुक्रिया। अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है, ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं फेसबुक के, एंड फेसबुक पर फॉलो भी कर लेना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को 3 फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।